निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का ऑप्शनल ज्योग्राफी का डिटेल सिलेबस इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो डिटेल वीडियो हम एनालाइज करेंगे उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको ज्योग्राफी का सिलेबस एक्चुअली कैसे कवर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखोगे ना तो काफी सारी चीजें एक दूसरे में ओवरलैप करती हैं, और अगर आप उनको उसी तरीके से पढ़ोगे तो आपके लिए काफी बेहतरीन होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी इनएफिशिएंसी आएगी, और इसलिए आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि पता नहीं सिलेबस आपका खत्म होके ही नहीं दे रहा है। दैट्स अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मूव टू द सिलेबस डिस्कशन ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। देखो, सबसे पहली चीज है कि ऑप्शनल एग्जाम जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और उस इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हो 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल आता है, ठीक है। और जब ज्योग्राफी ऑप्शनल आप लेते हो तो 500 मार्क्स का ऑप्शनल तो आ ही रहा है, इसके अलावा आपका जनरल स्टडी का जो पेपर 1 है उसके अंदर आपका ऑप्शनल का सिलेबस ज्योग्राफी भी है उसमें। दूसरा, आपका जनरल स्टडी पेपर 3 जो है आपका, उसमें एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो पार्ट हैं वो भी आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ने पे काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाते हैं। सो आइडियली यू आर at a very advantageous position when you are preparing geography very well with this strategy। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं, why actually geography, why geography is the important optional for everyone। देखो, सीधे सीधे मार्क्स पे आते हैं। ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल आपके मेंस एग्जाम में 400 मार्क्स मिनिमम कंट्रीब्यूट करता है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ आपके मार्क्स फेचिंग में। कैसे करता है? देखो, 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल होगा, यस। 500 मार्क्स का जो ऑप्शनल आपका होगा उसमें से आपको टारगेट करना है 300 टाइप, ठीक है। ये आपका ऑप्शनल का टारगेट हुआ। लेकिन अब आप दूसरी चीज समझो, जीएस 1 के अंदर आपका जो ज्योग्राफी आता है, जीएस 1 में जो ज्योग्राफी आपके पेपर में आता है उसमें आइडियली 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, मिनिमम। कभी कभी वो बढ़ जाते हैं, 6 भी चले जाते हैं, कभी 4 होते हैं, मिनिमम 4 आते हैं, 6 भी आ सकते हैं। अभी के टाइम पे 6 आ रहे हैं। कैसे? 15 मार्कर 3 क्वेश्चन, 10 मार्कर 3 क्वेश्चन, इस टाइप से डिवीजन होता है। तो 10 मार्कर 3 क्वेश्चंस विल मेक 30, 10 मार्कर 3 क्वेश्चंस विल मेक 30 मार्क्स, 15 मार्कर 3 क्वेश्चन विल मेक 45 मार्क्स। तो 75 मार्क्स का आपका पोर्शन वो सीधा सीधा हो जाता है। देन आप जाते हो डिजास्टर मैनेजमेंट पे। 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन, एक आता है तो 20 मार्क्स का एक आता है, ठीक है, 15 मार्क्स का एक आता है, 2 आते हैं तो 10 मार्क्स के, मतलब 20 मार्क्स की अप्रोक्स आपका वहां पे आ जाता है, ठीक है। देन इट कम्स टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से अगेन आपका कम से कम भी पेपर जो है 45 मार्क्स का देखने को मिलता है। सो एडिंग देम टोटल आपके पास लगभग 140 मार्क्स जो है वो यहां से आते हैं, जिसमें से आप 100 मार्क्स के करीब अचीव कर सकते हो। अगर आप अपने ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला सेगमेंट आपके लिए काफी इजी हो जाता है, केक वॉक हो जाता है, आप उसको बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड दैट इज समथिंग जहां ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करता हूं तो ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल में पेपर 1 और पेपर 2 काफी ओवरलैप करते हैं। अभी मैं सिलेबस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये दो सबसे बड़ी एडवांटेज हैं। इसलिए अगर आप पेपर 1 के ऊपर, मान लो अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें 3 महीने लगाते हो, तो आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन में सिर्फ 2 ही महीने लगते हैं और आपकी प्रिपरेशन फुल प्रूफ हो जाती है। एक्चुअली पेपर 2 पढ़ते हुए आपके पेपर 1 का काफी हद तक रिवीजन हो जाता है। कैसे होता है मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में हम 2 सेगमेंट रखते हैं, क्योंकि आपको भी पता आपके एग्जाम के अंदर 8 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन 1 में 4, सेक्शन 2 में भी 4 होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 5 तो कंपल्सरी होता है। देन आपको दोनों सेक्शन से चूज करना होता है। टोटल में 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, पेपर 1 को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। वन इज द फिजिकल ज्योग्राफी, अनदर इज द ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। पेपर 1 को आप 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हो। एक होता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर और दूसरा होता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर। व्हेन इट कम्स टू द फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर तो उसमें जियोमॉर्फोलॉजी, 5 पिलर हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बायोज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। पेपर 1 में यू हैव 5 पिलर्स: जियोमॉर्फोलॉजी, climatology, oceanography, biogeography and environmental geography. When it comes to the human geography, then we have perspective in human geography, we have economic geography, we have population and settlement geography,
We have regional planning and we have models, theories and laws in human geography. Models, theories and laws in human geography. तो इस बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी का और ह्यूमन ज्योग्राफी का, ईच कैरिंग 5 पिलर्स, 5 पिलर दोनों में देखने को मिलते हैं, राइट। पेपर 2 अब देखना किस तरीके से ओवरलैपिंग है, मैं आपको यही दिखा देता हूं। देखो अभी आपने इधर की तरफ देखा तो आपने यहां पे देखा सर पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज, ठीक है ना। अब आप यहां पे आते हो जब पेपर 2 के अंदर, तो आपने एग्जैक्टली सेटलमेंट वाला पार्ट वहां पे देख रहे थे, ठीक है। सेटलमेंट वाला पार्ट आपने कहां पे देखा है, बेसिकली पॉपुलेशन एंड रीजनल सेटलमेंट। ये जो थर्ड पिलर आपने यहां देखा, यहां पे आप क्या करते हो, यही पेपर 2 में जाके आप इंडिया की सेटलमेंट में पढ़ते हो। सिमिलरली आपने यहां पे देखा कि सर रीजनल प्लानिंग है जो फोर्थ पिलर है, वो फोर्थ पिलर आप कहां पे पढ़ते हो, देन आप यहां आ जाते हो रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग फिर से पढ़ते हो आप। आर यू गेटिंग इट कि आप क्या डेवलपमेंट देख रहे हो। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं कि आपने इकोनॉमिकल ज्योग्राफी देखा जिसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। वही पिलर आपको आइडियली यहां पे भी देखने को मिलता है। हाउ यू कैन सी राइट हियर कि सर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। जहां आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी देख रहे हो उसमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, वो सब हम वहां पे कवर करते हैं। तो आप ये देख रहे हो। और जो फिजिकल सेटिंग वाला पार्ट है, ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, आप इसको बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली फिर अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो आइडियली हुआ क्या है, आइडियली हुआ ये है सर कि काफी सारे टॉपिक आपके क्या हो गए हैं, पेपर 2 से ओवरलैप करते हैं। जैसे यहां पे आप एक और चीज भी देखते हो, आप देखते हो जब कि पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो उसके अंदर हम कल्चर के बारे में भी बात करते हैं और कल्चरल ज्योग्राफी फिर हम यहां पे भी डिस्कस करते हैं यहां पे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूंगा 100% सेम ही चीज पढ़ेंगे, नो, लेकिन जो आपका बेस बन चुका होगा उससे आपको इन टॉपिक्स के अंदर उल्टा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आप ये जानने की कोशिश करोगे कि सर ये तो एक केस स्टडी मेरे लिए हो गई है जिसको मैं काफी एफिशिएंटली यूज कर सकता हूं। आर यू गेटिंग इट। तो आपका एक बेस ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुका होगा। पेपर 1 में आपको अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। आप एक और चीज देखना, पेपर 1 को आप जितना बढ़िया पढ़ोगे ना, पेपर 2 के मार्क्स उतने ही बूस्ट होंगे। आप सोच रहे हो सर ये कैसे होता है, आप किसी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट की मार्कशीट उठा के देखो, गूगल करो, मिल जाएगी। आप ये देखोगे कि पेपर 2 में काफी अच्छे मार्क्स हैं उस स्टूडेंट के। हर स्टूडेंट के पेपर 2 में काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, क्योंकि पेपर 1 पढ़ा, पेपर 2 को पढ़ते हुए उसको इंप्लीमेंट किया, उस बेस को यूज किया, उस नॉलेज को यूज किया और यहां पे एग्जाम्पल सेट किए और आपका पेपर आसान हो गया। दैट्स द वे बाय विच यू विल बी डीलिंग विद थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में सिलेबस को पढ़ते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने बताया आपको कि 5 पिलर है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। देयर आर 5 पिलर्स एज पर दिस रिक्वायरमेंट, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ये 5 पिलर हमारे पास है। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी में आप ये कुछ डेवलपमेंट देखते हो। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है सर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, हम जियो मॉर्फोलॉजी मतलब जियो मतलब अर्थ, मॉर्फोलॉजी मतलब फॉर्मेशन, हम अर्थ के फॉर्मेशन की इसके अंदर बात करते हैं। तो यहां पे जियोमॉर्फोलॉजी में हम अर्थ की फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो इसमें हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म्स पे इंप्लीमेंट होने वाले फोर्सेस की बात करेंगे, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस। हम अर्थ के क्रस्ट के बारे में यहां पे स्टडी करते हैं। हम यहाँ पे जियोमैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके की आउटकम्स यहां से देखने को मिलती हैं। फिर अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। फिर हम जियोसिंक्लाइंस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आइसोस्टेसी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज और अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। प्रेट का क्या कहना था, डेविस का क्या कहना था, कोब्स का क्या कहना था, है ना, कि उनकी माउंटेन डेवलपमेंट की थ्योरीज क्या कहती हैं, प्लेन डेवलपमेंट की थ्योरीज क्या कहती हैं, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की थ्योरीज क्या कहती हैं, है ना। तो उन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। फिर हमारे जो जनरल फिनोमेनास हैं जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे कि सुनामी, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज, इन सब के बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। फिर हम ये समझते हैं कि सर जियोमॉर्फोलॉजी में हर लैंडफॉर्म एक साइकिल की तरह काम करता है। जैसे हमारी लाइफ होती है कि हम पैदा होते हैं,
मैच्योर होते हैं, फिर ओल्ड एज पे जाते हैं, माइंड वैसा ही हो जाता है जैसे बच्चे होते हैं, एंड देन फाइनली वैनिश हो जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी आती है आपके जियोमॉर्फिक साइकिल्स के अंदर। एक लैंडफॉर्म डेवलप होता है, लैंडफॉर्म इरोड होता है और जीरो लेवल पे चला जाता है। ठीक है, लैंडफॉर्म इरोड होता है और जीरो लेवल पे चला जाता है। ऐसे ही हम चैनल मॉर्फोलॉजी, इरोजनल सरफेस और फिर अल्टीमेटली हम अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी पे बात करते हैं। नाउअडेज अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन कुछ कुछ बढ़ने लग गए हैं। फिर दूसरा पिलर आपका क्लाइमेटोलॉजी आता है। अब क्लाइमेटोलॉजी के अंदर भी क्या करेंगे, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी तो रहेगा ही कि आपने जो नॉलेज ली वो अप्लाई कहां पे होती है, लेकिन आप यहां पे पढ़ते हो टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट के बारे में, हीट बजट के बारे में, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी के बारे में, लोकल विंड्स के बारे में, मॉनसून जेट स्ट्रीम्स। देखो ये सब चीजें आप जनरल स्टडी में भी पढ़ते हो। अब आप समझ रहे हो क्यों मैं कह रहा हूं कि लेट्स से आपका 100 मार्क्स का पेपर आ गया जीएस 1 में ज्योग्राफी से। अब आप समझो आपने ज्योग्राफी जीएस नहीं, यहां पे इन चीजों को पढ़ा है, बड़ी डिटेल से पढ़ा है। अब आपकी थॉट प्रोसेस में इतनी क्लैरिटी होगी कि आप उन 100 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओगे। बट दो स्टूडेंट जो सिर्फ जीएस में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उतनी क्लैरिटी लाना, उतनी क्लैरिटी आ पाना, क्योंकि उतना रिवाइज करना, उतनी डेप्थ तक वो जा पाना, वो पॉसिबल उनके लिए होता नहीं है। तो वो मार्क्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूं ये एडेड एडवांटेज आपके पास में। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप बताओ ऑप्शनल क्या लूं मैं, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है पहला बोला तो फिर मैं ज्योग्राफी बोलता हूं। अगर कोई बोले कि सर मेरा तो इंटरेस्ट ही मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं लेना। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा, काफी ज्यादा मार्क्स आपको देके जाएगा। और अल्टीमेटली तो देखो मार्क्स ही मैटर करते हैं। मैंने किस सब्जेक्ट से ऑप्शनल से पेपर दिया है मैटर नहीं करता, मैंने किस सब्जेक्ट से पेपर दिया है मैटर नहीं करता, मेरे मार्क्स कितने आए हैं ये मैटर करता है बस। एयर मास, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, प्रेसिपिटेशन, वेदर एंड क्लाइमेट, कॉपिंस की क्लासिफिकेशन, थॉर्नवाइट की, त्रिवार्था की, ठीक है ना, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्लाइमेटिक जोन्स और अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, ये सब हम क्लाइमेट में पढ़ते हैं। तो आप ये देखोगे कि जीएस का सिलेबस जो है जब आप पढ़ लेते हो तो आपके अंदर एक क्लैरिटी भी होती है कि सर ज्योग्राफी में ये चीजें हैं। कई बार ये भी होता है कुछ ऑप्शनल की क्लैरिटी नहीं होती है आपको, तो फिर आप ले लेते हो, उसके बाद में पता लगता है यार ये चीजें तो सर पता नहीं थी मुझे, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये होता है। ठीक है, वहां प्रॉब्लम आती है। फिर आपका आता है पार्ट भाई ओशियनोग्राफी का, जिसमें बॉटम टोपोग्राफी देखते हैं हम, ओशियंस की, ओशियन सरफेस की हम बॉटम टोपोग्राफी पे बात करते हैं। वहां पे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, सैलिनिटी की ओशियंस के। वहां पे हम बात करते हैं हीट एंड सॉल्ट बजट के बारे में। वहां पे हम बात करते हैं ओशन डिपॉजिट्स के बारे में। वहां पे हम बात करते हैं वेव्स और करंट्स के बारे में, मेरीन रिसोर्सेज के बारे में, कोरल रीफ के बारे में, सी लेवल चेंज के बारे में, लॉ ऑफ आपका क्या है, सी एंड ओशियंस क्या है उसके बारे में। एंड देन अल्टीमेटली हम बात करते हैं बायोज्योग्राफी के अंदर। बायोज्योग्राफी मतलब होता है सॉइल डेवलपमेंट पे बात करना। बायोज्योग्राफी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास में ज्योग्राफी कैसे है, बायोस्फीयर हमारा उसके आसपास में कैसे है। तो इसमें हम सॉइल के जेनेसिस, सॉइल की क्लासिफिकेशन, सॉइल की प्रोफाइल, सॉइल इरोजन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल, प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन कंजर्वेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्री एंड मेजर जीन पूल सेंटर। आपको पता है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे भी हैं जो आप पेपर 2 के अंदर एग्रीकल्चर वाले पार्ट में पढ़ते हो। बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो पेपर 2 के अंदर आप एग्रीकल्चर वाले पार्ट के अंदर भी पढ़ते हो। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज अमेजिंग, है ना। दैट इज समथिंग जो आपके लिए एज अ शॉर्ट ऑफ रिवीजन वहां पे काम करेगा। एंड देन यहाँ पे आता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। यहाँ पे आता है ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, यहाँ पे आता है इन्फ्लुएंस ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट ऑन इकोलॉजी, ठीक है ना, ग्लोबल और रीजनल इकोलॉजिकल इंबैलेंसेस जो आते हैं आपके, ठीक है, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे रूल्स पॉलिसीज, नॉट ओनली इन इंडिया वर्ल्ड वाइड भी हम इसके ऊपर बात करते हैं। और यही चीजें आप एनवायरमेंट में भी पढ़ते हो। और आपको पता है हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर एनवायरमेंट इन जनरल स्टडी। जीएस में एनवायरमेंट को कवर करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता है। सो दिस इज समथिंग जो आपके लिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर बात करता है, ठीक है ना। दिस इज समथिंग जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे बात करता है। फिर दूसरा पिलर आता है आपके पास में ह्यूमन ज्योग्राफी का। सेकंड पिलर इज अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन ज्योग्राफी तो यहां पे हम क्या करते हैं, देखो ह्यूमन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी जो था वो पहले आसानी से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। उसका बहुत सिंपल कारण था, क्योंकि किसी भी चेयर को फंडिंग तब मिलती है यूनिवर्सिटीज के अंदर जब वो वैल्यूएबल। जैसे अगर कोई ऐसी चेयर एस्टेब्लिश होती है जो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेगी, एवरीवन विल फंड इट, क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज से इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना।
कैपिटलिज्म बढ़ेगा। लेकिन उस टाइम पे ह्यूमन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई कहेगा कि ह्यूमन के बारे में स्टडी करना है, कितनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसके बारे में स्टडी करना है, हमें ये देखना है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, लेबर कितना है इंपॉर्टेंट, लेबर राइट्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में कोई नहीं जानना चाहेगा। कल्चर के बारे में कोई नहीं जानना चाहता था उस टाइम पे। तो ये सब चीजें, रिलीजन क्या है ना, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, डाइकोटोमी वर्सेस डुअलिज्म क्या है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सब के बारे में कोई नहीं जानना चाहता। और अगर इनके बारे में नहीं जानना चाहता कोई भी, तो अल्टीमेटली कहां पहुंचते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी को फंडिंग मिलना बंद होती है। लेकिन धीरे 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 हमें पता लगता है कि ज्योग्राफी की चेंजमेंट में, बदलाव में ह्यूमन का बहुत बड़ा रोल है। आप एक बात बताओ, मैं अरावलीज पढ़ रहा हूं और मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में अरावली का डिग्रेडेशन पढ़ा। अगर मैं ह्यूमन को नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना, अगर मैं डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म को नहीं पढ़ रहा, तो मुझे कैसे पता लगेगा ह्यूमन ने अरावली को कितना डिग्रेड किया और इस वजह से अरावली पे कितना नुकसान हुआ। अरावली का डिग्रेडेशन स्पीड अप हुआ ना। मैंने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कि ह्यूमन पोल्यूशन कितना करता है, ठीक है ना, ह्यूमन का बिहेवियरलिज्म कैसा है। तो अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो मुझे कभी पता नहीं लगेगा कि मेरी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट कैसी होगी, ठीक है। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी जरूरी है। 5 पिलर्स: पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मॉडल्स, थियरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट इन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और यही चीजें फिर आपको उस पिलर पे भी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आता है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें क्या सवाल आता है, सबसे पहले स्टडी की बात आती है एरियल डिफरेंशिएशन। आप एक चीज देखो, इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं और इंडिया के अंदर बड़ी अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं। कैसे? फिजिकल अपीयरेंस ले लो, साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस, इन सब का फिजिकल अपीयरेंस अलग है ना। तो कौन इंपॉर्टेंट हुआ, नेचर इंपॉर्टेंट हुई या फिर ह्यूमन, या फिर सॉरी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स? नेचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है तो पॉलिटिकल इंडिया ही, लेकिन फिर भी नेचर ने हमें काफी डाइवर्स बनाया है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी नीड भी अलग है, हमारे थॉट प्रोसेस भी अलग है, हमारी आउटकम्स भी अलग है। और अगर ये सब अलग है तो हमारे पास एरियल डिफरेंशिएशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। और किसी भी एरिया के अंदर रीजनल सिंथेसिस करना बहुत जरूरी होता है। आप एक चीज समझो कि अगर मान लो हम ड्रॉट सफरिंग एरियाज की स्टडी कर रहे हैं, हम कैनाल बना रहे हैं और उस कैनाल से वाटर हम ड्रॉट एरिया में पहुंचाएंगे, बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगता है। लेकिन ये स्कीम तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक रीजनल एस्पेक्ट से स्टडी नहीं की जाए, क्योंकि फार्मर्स के पास में कैनाल का पानी पहुंचना जरूरी है। तो आप कैनाल बनाओगे, उसके बाद छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनाने पड़ेंगे, आपको उस एरिया की मैपिंग करनी पड़ेगी, आपको उस एरिया का स्लोप देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको चेक डैम्स बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम लार्जर पर्सपेक्टिव में चाहे कुछ भी पढ़ ले, लेकिन हमें रीजनल सिंथेसिस करना पड़ेगा। फिर डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म। डाइकोटोमी और डुअलिज्म का क्या मतलब है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार एक ही आइडिया एग्जिस्ट करता है, या तो फिजिकल ज्योग्राफी ही ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी ज्योग्राफी ही नहीं है। मैं एक लेमैन की टर्म में बता रहा हूं अभी आपको। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, डुअलिज्म है, फिजिकल ज्योग्राफी भी है और ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, दोनों ही चीजें हैं, अपने अपने टाइम पे दोनों का इंप्लीमेंटेशन होता है। तो इसके बीच में फाइट होती है, जैसे पॉसिबिलिज्म वर्सेस डिटर्मिनिज्म। नेचर डिटरमाइंस एवरीथिंग, और मैं बोलूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ह्यूमन कैन चेंज द नेचुरल एस्पेक्ट्स। अब दोनों ही बातें ठीक है। जैसे पॉसिबिलिज्म में क्या होगा कि फ्लड आई, हम अपने इक्विपमेंट से फ्लड को रोक सकते हैं, लेकिन अगर सीवियर फ्लड आई तो नेचर डिटरमाइन कर रही है, फिर हम रोक नहीं पाएंगे। तो डाइकोटोमी वर्सेस डुअलिज्म में हमारी बड़ी सारी आर्ग्यूमेंट्स आती हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं यहां पे। ऐसे ही हमारे पास फिर एनवायरमेंटलिज्म आता है, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, और उसमें एक ज्योग्राफी में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन जो आया था, वो आया था आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का। पहले क्या था, लेमैन की फॉर्म में जनरल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन वी स्टार्ट टॉकिंग क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटी पे फोकस करना हमने शुरू किया, हमने क्वांटिटी को प्राइमरी बना दिया और हमने क्वांटिटी के ऊपर ही काम करना शुरू किया।
तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से भाई क्वांटिटी से हमें पता लगेगा इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। हम कहने को कह देते हैं उसमें से 100 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जो बहुत ही लो इनकम लेवल पे रह रही है, सरवाइव कर रही है। तो हमारी बहुत बड़ी जो मार्केट हम फोरकास्ट करते हैं ना, उस मार्केट में से बहुत श्रिंक हो जाता है। कंज्यूमरिज्म सिर्फ 40 करोड़ लोगों के पास बचता है। ये क्या है? ये है आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। जैसे कि अगर मान लो आप कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में, लेट्स से एक ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है इंडिया में, कंपेयर करता है कि यार यूएसए की मार्केट छोटी है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन कम है, इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन है, मार्केट बहुत बड़ी है, यहां एस्टेब्लिश किया जाए। नो, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप ये समझो उस बिजनेस के लिए कंज्यूमर्स जो हैं, क्या उनका कैपिटा इनकम इतना है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो यहां पे कंज्यूम हो जाएगा? और अगर आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो यहां कंज्यूम नहीं होगा तो फिर वो नंबर उसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। देन ये यूएस और आपके इंडिया का कंपैरिजन इसलिए किया जाता है, इसलिए हमें ये डिसाइड होता है कि भाई बड़ी मार्केट कौन सी है, प्रोडक्ट किस टाइप का है, कहां कौन सा कंजप्शन होगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज नहीं बन पाती हैं और यूएस में बनती हैं, बीइंग स्मॉलर पॉपुलेशन बट हैविंग मोर इन हैंड। ये क्या पता लगता है? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से पता लगता है। ऐसे ही हमारे रेडिकल बिहेवियर, वेलफेयर अप्रोच, इनके बारे में हम बात करते हैं। फिर ह्यूमन है तो भाई लैंग्वेज, रिलीजन है, आपका सेकुलराइजेशन, कल्चरल एस्पेक्ट्स, इन सब के बारे में हम बात करते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। फिर आता है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम बात करते हैं कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट कि वर्ल्ड में पहले तो इकोनॉमिकल मेजरमेंट होती कैसे, वर्ल्ड में इकोनॉमिकल मेजरमेंट्स होती कैसे, वर्ल्ड के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, एनर्जी क्राइसिस है ना, लिमिट टू ग्रोथ, हमारे जो टाइपोलॉजी है ऑफ एग्रीकल्चर रीजन, एग्रीकल्चर इनपुट कैसे होते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसी होती है, फूड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम क्या है, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट एंड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो हम यहाँ बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे पास पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इवन अफ्रीका को हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस बोलते हैं। तो वो जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन बीइंग है, वहां से कैसे ह्यूमन इवॉल्व होके मॉडर्न टाइम में इस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम? सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। और ये जो सेटलमेंट ज्योग्राफी होती है इसमें ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं पॉपुलेशन की ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें हम बात करते हैं डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स की, इसमें हम कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशंस की बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं अंडर और ऑप्टिमम पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन वेलबींग के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, अर्बन सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन, हायरार्की ऑफ अर्बनाइजेशन, इन सब पे बात करेंगे, अर्बन मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे एंड देन हम सैटेलाइट टाउन्स, रूरल अर्बन फ्रिंज, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन यू ऑल्सो हैव रीजनल प्लानिंग, जिसमें आप रीजनल इंबैलेंसेस, रीजनलिज्म इन एनवायरनमेंट, रीजनलिज्म इन ज्योग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल पर्सपेक्टिव, इन सब के ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हो। और उसी से आता है हमारे पास निकल के क्या? रीजनल प्लानिंग, रीजनल ग्रोथ। एक नोडल ऑफिसर होते हैं ना जो रीजन की स्पेसिफिक ग्रोथ की बात करते हैं, वो यहीं से आता है। देन अल्टीमेटली इट कम्स टू द मॉडल थ्योरीज एंड लॉज। ठीक है, मॉडल थ्योरीज एंड लॉज। मॉडल थ्योरीज एंड लॉज की जब बात करेंगे तो हम यहां पे पहले तो अलग अलग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे माल्थ्यूजियन थ्योरी पढ़ेंगे, मार्क्सियन थ्योरी पढ़ेंगे, है, और आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ेंगे। ये थ्योरीज हमें ये बताएंगे कि कैसे पॉपुलेशन का ट्रांजिशन होता है। कोई भी थ्योरी गलत या सही नहीं है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो थ्योरी किसी न किसी एरिया के अंदर इंप्लीमेंट हो रही थी। मे बी लेटर ऑन वो थ्योरी उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, पर्सपेक्टिव चेंज हो गए और वो थ्योरी जो है वो इरेलेवेंट लगने लगी, लेकिन थ्योरीज थी और उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम ग्रोथ मॉडल्स पे बात करेंगे, जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी, क्रिस्टेलर की, लॉस की, है ना, इस पे बात करेंगे। वन थ्यूनन मॉडल की एग्रीकल्चर की बात करेंगे, जैसे कि बहुत आसान होता है ये प्रिडिक्ट करना कि किस एरिया में कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। आप सोचेंगे हाँ सर आसान तो होता है, क्लाइमेट देखो, बारिश देखो और प्रोड्यूस हो जाएगा। नहीं, इतना नहीं है, मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट से आप डिस्टेंस पे जाते जाओगे तो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चेंज होता जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, पेरिशेबल गुड्स हमेशा मार्केट के नियर बाय ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। जैसे जैसे आप मार्केट से दूर जाओगे
आपके पेरिशेबल आइटम की बजाय ड्राई फूड प्रोड्यूस होगा जो कि ड्यूरेबल होगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी। तो आप अर्बन एरिया से दूर जा रहे हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट अच्छा है या बुरा है? अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो हैवी मटेरियल भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, अगर ट्रांसपोर्ट बुरा है तो लाइट मटेरियल प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये सब चीजें चेंज होती हैं, ये मॉडल्स एंड थियोरीज हमें बताते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर ही नहीं, आपका इंडस्ट्री भी ऐसे एस्टेब्लिश होती है, आपका ग्रोथ मॉडल भी ऐसे ही एस्टेब्लिश होते हैं, आपके ऐसे ही इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो नॉलेज हमारे पास होगी पेपर 1 की, ये कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हम किस पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं? पेपर 2 पे। पेपर 2 में अगेन 10 पिलर्स हैं, जिसमें फिजिकल सेटिंग का पिलर आता है आपके पास, रिसोर्सेज का पिलर आता है आपके पास, एग्रीकल्चर के बारे में आप बात करते हो, इंडस्ट्रीज के बारे में आप बात करते हो, आप ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड पे बात करते हो, आप कल्चरल सेटिंग के ऊपर बात करते हो, आप यहाँ पे सेटलमेंट पढ़ते हो, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पढ़ते हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हो और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को स्टडी करते हो। ये सब चीजें 10 पिलर्स जो हैं उनको आप स्टडी करना शुरू करते हो इन केस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें सबसे पहले आती है फिजिकल सेटिंग। सबसे फिजिकल सेटिंग के अंदर अगेन हमारे पास 10 पिलर्स हैं। व्हाट आर दे? द स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज, कि इंडिया के जो हमारी नेबरिंग कंट्री उनके साथ में किस टाइप का रिलेशनशिप है। फिर आप फिजिकल स्ट्रक्चर रिलीफ के बारे में बात करोगे, हिमालयाज, अरावलीज, माउंटेन रेंजेस, प्लेटू, प्लेन, सब कुछ। फिर आप ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। आप देखो ये सब चीजें आप पढ़ते हो, जीएस में भी पढ़ते हो, लेकिन उतने हाई लेवल पे, उतने बेसिकली डेप्थ पे जाके आप नहीं पढ़ते हो। देन इट कम्स टू फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, इट कम्स टू मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून एंड रेनफॉल, it comes to cyclones and western disturbances, it comes to flood and drought, it comes to climatic regions, it comes to natural vegetation and it comes to soil type and their distribution। ये सब चीजें आप फिजिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हो। फिर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हो, चाहे वो लैंड एज रिसोर्स हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर एज अ रिसोर्स हो, एनर्जी रिसोर्स हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, बायोटिक मरीन रिसोर्सेज हो, आपके फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ हो या एनर्जी क्राइसिस हो, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हो। क्योंकि रिसोर्सेज से ही अल्टीमेटली किसी कंट्री की इकोनॉमी चलती है, रिसोर्सेज से ही अल्टीमेटली किसी कंट्री की डेवलपमेंट होती है। सो दैट यू यूज टू स्टडी हियर। देन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन निकलता है इससे। और आपको भी पता है इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन जब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो क्वेश्चन क्यों ना निकले? क्वेश्चन क्यों ना निकले जब एग्रीकल्चर पे मेजोरिटी पॉपुलेशन ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आपका आता है एग्रीकल्चर में बड़े सारे एस्पेक्ट पे बात करते हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, इरिगेशन पे, सीड्स अवेलेबिलिटी पे, फर्टिलाइजर्स पे, पावर अवेलेबिलिटी पे, ये सब इंफ्रा में आता है। हम क्रॉपिंग पैटर्न पे बात करेंगे, हम प्रोडक्टिविटी पे बात करेंगे, हम एग्रीकल्चर इंटेंसिटी पे बात करेंगे, हम ड्राई फार्मिंग पे बात करेंगे, हम लाइव स्टॉक रिवोल्यूशंस, लाइव स्टॉक रिसोर्सेज, व्हाइट रेवोल्यूशन, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। हम अपने इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पे बात करेंगे, जैसे लैंड होल्डिंग पे, लैंड टेन्योर पे, लैंड रिफॉर्म्स पे, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री पे, ग्रीन रेवोल्यूशन पे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे, एक्वाकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पे, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर के रीजनलाइजेशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस होगा। तो रीजनलिज्म जो वहां पढ़ा था यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। अब एग्रीकल्चर तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, भाई दूसरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी वो क्या है हमारे पास? इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो पहले तो हम यही देखेंगे कि इंडिया में इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडस्ट्रीज का, है ना। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इंडिया के अंदर इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैसे हुआ था। देन वी विल सी कि हमारे पास लोकेशन एस्पेक्ट, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इन सब पे। देन हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल हाउसेज, कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन पे, हम बात करेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पे, हम बात करेंगे मल्टीनेशनल एंड लिबरलाइजेशन पे, हम बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे, और हम बात करेंगे टूरिज्म, जिसमें इंक्लूड करेंगे इको टूरिज्म, ठीक है ना। इन सब एस्पेक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को या मार्केट के अंदर इंडस्ट्री को मार्केट के अंदर अपने गुड्स को पहुंचाना ही पड़ता है, और मार्केट में गुड्स पहुंचाने हैं तो ट्रांसपोर्टेशन होना ही चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, पाइपलाइन, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन है।
हमारे पास पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कैसे काम कर रहे हैं, हमारे पास डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो कैसे हो रही है, ट्रेड बैलेंस हम कैसे करते हैं, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम क्या है, हमारी ट्रेड पॉलिसीज क्या है, इन सब के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। तो आप सोच के देखो, ज्योग्राफी ऑप्शनल को स्टडी करते हुए आपके जनरल स्टडी के कितने सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिन पे आप डीप डाइव कर जाएंगे, जिनको आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में आपको बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट भी आइडिया होगा। और इन सब के जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, मतलब करंट अफेयर है, वो हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव कल्चरल सेटिंग। ठीक है, कल्चरल सेटिंग, कल्चरल सेटिंग में हम क्या करेंगे, इंडिया की सोसाइटी, जो कि आप सोसाइटी वैसे भी इन लार्ज पढ़ते ही हो, इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम रेसेस को, लिंग्विस्टिक को, एथनिक डाइवर्सिटी को, रिलीजन को, ट्राइब्स, ट्राइबल एरिया, उनका डेमोग्राफिक, सेक्स रेशियो क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है, लिटरेसी रेशियो क्या है, माइग्रेशन क्यों होता है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ इंडिकेटर कैसे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट सेटलमेंट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। सेटलमेंट में हम देखेंगे टाइप, रूरल सेटलमेंट, अर्बन मॉर्फोलॉजी, हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे क्रिएट होते हैं, अर्बन स्प्रॉल कैसे होता है, स्लम्स की क्या प्रॉब्लम है, टाउन प्लानिंग कैसे होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग में हम बात करेंगे एक्सपीरियंस ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर प्लान पे बात करेंगे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे बात करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करेंगे, कमांड एरिया डेवलपमेंट पे बात करेंगे, वाटरशेड मैनेजमेंट पे बात करेंगे, बैकवर्ड एरिया प्लानिंग्स पे बात करेंगे, मल्टी लेवल प्लानिंग पे बात करेंगे, इन सब एरियाज पे बात करेंगे। फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट को हम देखेंगे कि इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है। देखो आप ये पॉलिटी में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी में इसको अंडरस्टैंड करेंगे, न्यू स्टेट कैसे इमर्ज होते हैं, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, रीजनल कॉन्शियसनेस और इंटरस्टेट इश्यूज कैसे क्रिएट होते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या है, इंडिया का रोल वर्ल्ड अफेयर में क्या है, और आपका साउथ एशिया और इंडियन ओशन रिल्म में क्या डेवलपमेंट है। एंड अल्टीमेटली हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बात करेंगे, जिनको हम वहीं पे इंटर रिलेट करके, जैसे हम एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो डिफोरेस्टेशन पे बात करेंगे, ठीक है ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे बात करेंगे, जब हम पॉपुलेशन पे बात कर रहे थे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फूड सिक्योरिटी पे बात करेंगे, जब हमारे पास सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे भी रिवर इंटरलिंकेज पे बात करेंगे, ग्लोबल इंडियन इकोनॉमी पे बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे। ये सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है हमारे पास, सुनामी, ड्रोट, जब हम अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे तब सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज उसी के साथ साथ में डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज द वे बाय विच ज्योग्राफी कवर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पेपर 1 और पेपर 2 को ऐसा नहीं कि आप एकदम से इंडिपेंडेंट मान लो और कहो कि पेपर 1 अलग है पेपर 2 अलग है। नो, आप समझो उस सिलेबस को, कंसाइज करो उसको, आप देखो कि वो कितना ओवरलैप कर रहा है और उस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू करो। सो ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच वी आर स्टार्टिंग एट निर्णय आईएएस फ्रॉम 25th ऑफ जून। ठीक है, 25th ऑफ जून वी आर स्टार्टिंग इट। 25th जून को हम ये स्टार्ट करेंगे और 25th जून को जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो हमारी ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगी, जिसमें आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करनी है। आई विल गिव यू क्रिस्प नोट्स ऑफ माइंड, एग्जैक्टली ये पढ़ना है, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ना, क्योंकि कोई बुक इस तरीके से डील नहीं कर पाती है कि पूरी बुक पढ़ लो। और जब सेलेक्टिव पढ़ना होता है तो स्टूडेंट को ये नहीं पता लगता कौन सा पार्ट छोड़ूं और कौन सा पढ़ूं। ठीक है, सो इसके बाद में कोई भी जो कोर्स होता है ना, ज्योग्राफी जब आप ऑप्शनल कोई भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एफर्ट ये भी डालने होते हैं कि मेरे स्मॉल और कंसाइज नोट्स किस तरीके से बनेंगे ताकि मैं अपने एग्जाम से पहले उनको रिवाइज कर पाऊं। अपना प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गया, 3 महीने 2.5 महीने बाद मेंस है, पूरी किताबें पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, सारे नोट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। वो कंसाइजनेस हम क्लास में लाएंगे, ठीक है ना, हम मिलके उसको वैसे नोट्स रेडी करेंगे। आई विल लेट यू नो कि ये पार्ट यहाँ पे होना चाहिए, ये पार्ट यहाँ पे होना चाहिए, और ये चीजें आप बनाओगे। ठीक है, तो हम 1 महीना कम से कम उसके ऊपर लगाएंगे, राइट। एंड देन लाइव आंसर राइटिंग क्लास के अंदर, ताकि हमें ये पता हो कि जो नॉलेज हमें मिली है उस नॉलेज को हम लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, और कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। इसकी पीडीएफ जो सेशन की यहाँ मिल जाएगी, यहाँ आपका टेलीग्राम हैंडल है और ये इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स यू कैन। और क्योंकि 25th से बैच स्टार्टिंग, आप यूज कर सकते हो कोड कपिल टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इट इज ओनली अप टू 25th, सो टेक एडमिशन and get the classes started. Thank you very much and best wishes.